Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about theory of direct nuclear reactions. इससे पहले हम लोगों ने कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जहां हमने देखा कि जब एक इंसिडेंट पार्टिकल एक टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है तो वो उस टारगेट न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है और हमारे पास एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनता है जिसको हम कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। एंड आफ्टर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल वो कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक होता है, टूटता है और प्रोडक्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ी, जिनमें एक ये थी कि कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पे कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं बनता, यानी हमारा जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो टारगेट न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब होके एक नया न्यूक्लियस, एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस नहीं बनाता। उन रिएक्शंस को हम डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस के बारे में जो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी थी उसके अंदर ना तो कोई प्रिडिक्शन थी और ना इसकी कोई एक्सप्लेनेशन। तो अब हम डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, उनको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि ये रिएक्शंस कब होते हैं और इनके पीछे रीजन क्या है। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन व्हाट आर डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस. The nuclear reactions in which incident particle interacts only with the surface or may be with a single nucleon or a few valence nucleons near the surface are called direct nuclear reactions. ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल या तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट न्यूक्लियस की सरफेस के साथ कोलाइड करता है, यानी इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर अटैक जरूर करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, या फिर आउटर सरफेस के पास मौजूद एक, दो या तीन न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट करेगा, जबकि उस न्यूक्लियस के अंदर इंटर नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा। लेट्स से कि अगर आपके पास ये आपका इंसिडेंट पार्टिकल है और ये आपका टारगेट न्यूक्लियस है। अब जब इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये इस टारगेट न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि नियर द सरफेस कोलाइड करेगा, बिल्कुल इसकी सरफेस के साथ कोलाइड करेगा या सरफेस के पास मौजूद 2 से 3 न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट करेगा और आपका रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर हम कंपाउंड न्यूक्लियस के अंदर देखें तो वहां पे जब आपका इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट के ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है कि टारगेट न्यूक्लियस के अंदर वो आपका इंसिडेंट पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी उस न्यूक्लियस का वो हिस्सा बन जाता है और एक नया न्यूक्लियस बनता है। यानी उसके अंदर जब एक और पार्टिकल बाहर से ऐड हो जाता है तो वो न्यूक्लियस चेंज होकर एक नया न्यूक्लियस बन जाता है, जिसको हम इंटरमीडिएट या कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर देखें तो यहाँ पे जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो जब अटैक करता है टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस से कोलाइड करता है या सरफेस के पास मौजूद कुछ न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है और इसी में जो हमारा रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाता है। अब जब उसने न्यूक्लियस के अंदर इंटरवेन नहीं करना, उसके अंदर नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि इन रिएक्शंस के लिए हमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो वो टाइम जो है इज इक्वल टू द टाइम ऑफ ट्रांजिट ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल अक्रॉस द न्यूक्लियस। सिर्फ उतना ही टाइम लगता है जितना कि उस इंसिडेंट पार्टिकल को न्यूक्लियस सरफेस के अक्रॉस मूव करने के लिए चाहिए होता है, दैट इज 10⁻22 सेकेंड। इसके ऑपोजिट अगर हम कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस को देखें तो वहां पे उसके सरफेस तक पहुंचने का टाइम भी और फिर उस न्यूक्लियस के अंदर इंटर होने का टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, तो वो हमारे पास 10⁻18 सेकेंड आता है। और हमें पता है कि 10⁻22 माइनस में अगर पावर है तो -22 जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू -18। तो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है और वो इंटरवल 10⁻18 सेकेंड होता है, जबकि डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस को सिर्फ 10⁻22 सेकेंड्स चाहिए होते हैं रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। सच रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड पेरीफेरल प्रोसेसेस। पेरीफेरल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस से हो। सो पेरीफेरल प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस के साथ जिनका इंटरेक्शन होता है। तो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारे पास ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस के साथ इंटरेक्शन होता है, उसके अंदर जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल इंटर नहीं होता, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेरीफेरल प्रोसेसेस।
अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनकी वजह क्या होती है, क्यों आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो उस न्यूक्लियस के अंदर इंटर नहीं हो पाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस के साथ या कुछ न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है। As the energy of the incident particle is increased, its de Broglie wavelength decreases until it becomes more likely to interact with a nucleon-sized object than with a nucleus-sized object. अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं तो इनकी जो वेव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एग्जिबिट होती हैं। यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं, लेकिन एज अ वेव बिहेव कब करते हैं, उनका वेव बिहेवियर कब शो होता है, जब वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसके साथ आके जो है वो कोलाइड करता है। अब अगर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो लाजमी तौर पे जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो जब वो एक हाई स्पीड पे मूव करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे उसका जो वेव बिहेवियर है वो शो हो रहा होगा। तो जैसे ही हम उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं उसकी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो डिक्रीज करती है। डी ब्रॉय वेवलेंथ का मतलब जब आपका पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रहा होता है तो उस वक्त उसके साथ जितनी भी वेवलेंथ एसोसिएट कर रही होती है उसको हम डी ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं। अब डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, या ई इज इक्वल टू एच ओवर ए इज इक्वल टू एच एफ हम पढ़ते हैं और उसको हम एच सी ओवर लैम्डा भी पढ़ सकते हैं। यानी ई जो है वो लैम्डा के साथ वेवलेंथ के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। ई इज इक्वल टू एच एफ और एफ की जगह पे हम सी ओवर लैम्डा लिख सकते हैं। सो ई विल बी इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, यानी जो आपकी एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के साथ। तो जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। अब जैसे ही उसकी वेवलेंथ कम होगी तो लाजमी तौर पे फिर वो एक ऐसे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा जिसका साइज उसकी वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल हो, यानी उसकी स्मॉल वेवलेंथ की वजह से फिर वो पूरे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो एक न्यूक्लियन साइज्ड ऑब्जेक्ट, यानी चूंकि उसकी वेवलेंथ स्मॉल है तो वो एक छोटे पार्टिकल के साथ, एक न्यूक्लियन के साथ जो कि प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, बजाय इसके कि वो एक बहुत बड़े न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करे। तो ये हमारे पास मेन रीज़न है कि जैसे ही एनर्जी बढ़ती है तो वहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन नहीं होती है बल्कि डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं। और उनकी रीज़न क्या है कि हायर एनर्जी पे जो पार्टिकल है उसका वेव बिहेवियर शो होता है, वेवलेंथ कम होने की वजह से वो एक स्मॉल साइज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करने को प्रेफर करता है बजाय इसके कि वो एक बड़े साइज की न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करे। तो सिर्फ सरफेस के साथ या न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्शन होता है और आपका रिएक्शन हो जाता है। अब डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। Direct reactions have another property which is very important. Products of direct reactions are not distributed isotropically in angle, but they are forward focused. This reflects the fact that the projectiles makes only one or very few collisions with nucleons in the target nucleus, and its forward momentum is not transferred to an entire compound state. एक और चीज़ जो हमने डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ऑब्जर्व की है वो ये है कि डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंगल के साथ आइसोट्रॉपिक नहीं होते, दे आर नॉट आइसोट्रॉपिक इन एंगल। अब आइसोट्रॉपिक इन एंगल का क्या मतलब होता है? आइसोट्रॉपी और एन आइसोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। हम उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं कि ये आइसोट्रॉपिक हैं अगर वो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करें, लेकिन अगर वो डायरेक्शन पे डिपेंड करें तो हम कहते हैं दे आर एन आइसोट्रॉपिक। यानी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एन आइसोट्रॉपी और एक आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, यानी आइसोट्रॉपिक है। जैसे इन एंगल लिखा हुआ है कि एंगल पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन एन आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन पे या एंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड आइसोट्रॉपिकली इन एंगल। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड आइसोट्रॉपिकली का मतलब कि वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं,
एनआइसोट्रॉपिक का मतलब कि उनके अंदर जो एंगल है या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है वो मैटर करती है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोलाइड करता है, यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एंगल में आके इंसिडेंट उसके साथ टारगेट के साथ कोलाइड करता है, तो फिर रिएक्शन के चांसेस और होते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करने की बजाय एक सर्टेन एंगल से आके कोलाइड करता है, तो वहां पे आपके पास रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो वहां पे नहीं बनेगी। ठीक है, लेट्स से कि ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है। अब अगर तो आपका इंसिडेंट पार्टिकल बिल्कुल इस डायरेक्शन में आके कोलाइड करता है, यानी हेड ऑन कोलिजन होता है, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट आपको मिलती है। लेकिन अगर यही इंसिडेंट पार्टिकल किसी और डायरेक्शन से, लेट्स से यहाँ से आके कोलाइड करता है, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं डायरेक्ट रिएक्शंस की, वो एंगल के साथ आइसोट्रॉपिक नहीं होती बल्कि एन आइसोट्रॉपिक होती हैं। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, फॉरवर्ड फोकस मतलब बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में या आपका हेड ऑन कोलिजन होगा तभी आपका रिएक्शन होगा। अब इससे होता क्या है कि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है, अब ऐसा तो नहीं होता कि हम एक पार्टिकल रखते हैं उसके साथ एक पार्टिकल का इंटरेक्शन करवाते हैं। हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमारा टारगेट न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और उसके ऊपर हम लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स भी थ्रो करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये टारगेट न्यूक्लियस है, तो इसके साथ हर डायरेक्शन से जो आपके इंसिडेंट पार्टिकल्स होंगे वो इसके ऊपर अटैक कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन रिएक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन के लिए जो कि हेड ऑन कोलिजन होगी। तो इसका मतलब कि आपका जो टारगेट न्यूक्लियस है, बहुत ही कम न्यूक्लियॉन्स का चांस होता है कि वो उसके साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ही वहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दी कि यहाँ से अगर कोलिजन होती है फिर आपका जो है वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज आपका जो रिएक्शन है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो आपकी टारगेट न्यूक्लियस है वो सिर्फ इन न्यूक्लियॉन्स के साथ ही इंटरेक्ट करेगा जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, और बाकी जो एंटायर स्टेट है यानी इसके इर्द गिर्द जितने भी आपके बाकी डायरेक्शंस में मौजूद न्यूक्लियॉन्स हैं उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। जब वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता तो इंसिडेंट पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो उस कंपाउंड स्टेट को ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, यानी आपका जो टारगेट न्यूक्लियस और इंसिडेंट पार्टिकल का इंटरेक्शन है वो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर हेड ऑन कोलिजन होता है तो ही आपके पास रिएक्शन होगा, तो ही इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम उन न्यूक्लियॉन्स का ट्रांसफर होगा और आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। जबकि किसी और डायरेक्शन के लिए आपको वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, या बाकी साइड्स के लिए जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र उसके साथ मोमेंटम उस न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये पेरिफेरल प्रोसेसेस हैं, ये सिर्फ कुछ न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्शन होता है। अगर ये डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो तो हो सकता है कि एक पार्टिकल अगर यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, तीसरा यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो फिर भी आपके पास उस न्यूक्लियस के अंदर एज अ होल उसको मोमेंटम ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके डायरेक्शन डिपेंडेंट होने की वजह से सिर्फ कुछ न्यूक्लियंस के साथ इंटरेक्शन होता है और उनको ही मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र होता है। इसके ऑपोजिट अगर हम कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो वहाँ पे जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस फॉर कंपाउंड न्यूक्लियस, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले तो टर्म क्रॉस सेक्शन इसको क्लियर कर लें, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी, उसके अक्कर होने के चांसेस। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जब हम उन चांसेस को देखें विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रॉपर्टी, जिस तरह हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, इसी तरह हमने जो क्रॉस सेक्शन है उसको भी मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि हमने ये देखना है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एंगल के लिहाज से मेजर कर रहे हैं, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मतलब रिएक्शन के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है या रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है वो एंगल पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मतलब कि रिएक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसका किसी दूसरे फैक्टर पे उसकी डिपेंडेंस जब हम देखते हैं तो उसे हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कहते हैं।
तो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है डू नॉट वेरी मच विद एंगल, यानी एंगल को बदलने से जो रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कंप्लीट आइसोट्रॉपी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता, लेकिन बहुत स्लाइट डिपेंडेंस होती है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। जबकि डायरेक्ट रिएक्शंस के अंदर हमने पढ़ा कि अगर इंसिडेंट बीम की, इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन बदलती है, वो किसी और डायरेक्शन से आके कोलाइड करता है, तो उस वक्त जो क्रॉस सेक्शन है या रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अब हम डायरेक्ट रिएक्शन जो हैं उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे पास जो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है ये भी डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है? इन विच अ पासिंग पार्टिकल एंड अ टारगेट स्टे इन देयर ग्राउंड स्टेट। हमारे पास जो पासिंग पार्टिकल से मुराद कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है आपका और टारगेट न्यूक्लियस दोनों के दोनों कोलाइड करने के बाद स्कैटर हो जाते हैं, यानी दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद स्कैटर हो जाते हैं। किसी किस्म की एनर्जी जो है उसका एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कोलिजन के बाद भी आपके दोनों के दोनों जो पार्टिकल हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, अपनी पहले वाली हालत में रहते हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग है जिसके अंदर किसी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं हुआ। इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है? इन विच अ पासिंग पार्टिकल चेंजेस इट्स एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल द पी प्राइम रिएक्शंस। अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होगा कि पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं करेंगे। ये जो दोनों तरह की स्कैटरिंग है इसमें क्या होता है कि आपका इंसिडेंट और टारगेट जब कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन के बाद भी हमें वही पार्टिकल्स, यानी जो इंसिडेंट और टारगेट होते हैं वही दो पार्टिकल्स प्रोडक्ट के तौर पे मिलते हैं। लेकिन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि एक पार्टिकल की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में एक पार्टिकल की एनर्जी दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पी प्राइम रिएक्शंस हैं, यानी दो प्रोटॉन्स का जब इंटरेक्शन होता है तो वहां पे अगर एक प्रोटॉन अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है तो वहां पे आपके पास जो स्कैटरिंग है वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। नेक्स्ट आपके पास जो ट्रांसफर रिएक्शंस है इनका मैकेनिज्म भी जो है वो डायरेक्ट रिएक्शंस के थ्रू होता है। ट्रांसफर रिएक्शंस आर दोज इन विच वन और मोर न्यूक्लियन इज ट्रांसफर टू द अदर न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कोई भी न्यूक्लियन ट्रांसफर नहीं होता जबकि दोनों पार्टिकल अपने ओरिजिनल स्टेट में रहते हैं। मतलब दो प्रोटॉन अगर कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी हमें दो प्रोटॉन से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट के साथ कोलाइड करता है तो कुछ पार्टिकल यानी एक या दो न्यूक्लियन जिसमें प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं वो दूसरे टारगेट न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देगा, और जब टारगेट न्यूक्लियस को वो और न्यूक्लियन ट्रांसफर कर देगा तो उस न्यूक्लियस की आइडेंटिटी बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वो कार्बन था तो एक प्रोटॉन अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो अब वो कार्बन की बजाय नाइट्रोजन बन जाएगा। तो ट्रांसफर रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल अपना एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो टारगेट को ट्रांसफर कर देते हैं। अब जो ट्रांसफर रिएक्शन है उनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शंस में और पिकअप रिएक्शंस में। Now, what is the difference between stripping reactions and pickup reactions? Stripping reactions are those in which one or more nucleons are transferred to a target nucleus from passing particle. इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका न्यूक्लियन टारगेट न्यूक्लियस के पास चला जाता है, ठीक है। और उसके ऑपोजिट पिकअप रिएक्शंस वो होते हैं इन विच वन और मोर न्यूक्लियंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम टारगेट न्यूक्लियस टू अ पासिंग पार्टिकल। स्ट्रिपिंग रिएक्शंस में क्या होता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है वो एक पार्टिकल अपना एक न्यूक्लियन अपना जो है वो टारगेट को दे देता है, ठीक है। और पिकअप में क्या होता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो टारगेट में से एक या दो न्यूक्लियंस जो है उनको पिकअप कर लेता है, अपने साथ शामिल कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डीपी रिएक्शन है, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब इसका मतलब है कि जब इंसिडेंट पार्टिकल जो था वो हमारा ड्यूट्रॉन था जिसको हमने किसी भी टारगेट के ऊपर थ्रो करवाया था, और जो प्रोडक्ट मिली है वहां पे हमें प्रोटॉन मिलता है। अब ड्यूट्रॉन का मतलब है कि उसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था, और प्रोटॉन पार्टिकल अगर हमें प्रोडक्ट में मिलता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया, जबकि एक न्यूट्रॉन जो था वो उस टारगेट न्यूक्लियस को ट्रांसफर हो गया। उसके ऑपोजिट आपके पास अगर पी डी रिएक्शन है यानी प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, इसका मतलब इंसिडेंट पार्टिकल आपका प्रोटॉन था, सिर्फ एक प्रोटॉन, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिली है वो हमें ड्यूट्रॉन के तौर पे मिली है, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन के तौर पर प्रोडक्ट मिली है, इसका मतलब प्रोटॉन के अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया। वो न्यूट्रॉन कहाँ से आया? जिस टारगेट के ऊपर इस प्रोटॉन ने अटैक किया था उसमें से एक न्यूट्रॉन इसने पिकअप कर लिया, और हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिली वो ड्यूट्रॉन एज अ पार्टिकल हमें मिला, और साथ में कोई सा भी प्रोडक्ट
पार्टिकल हमें प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव ब्रेकअप रिएक्शंस। These are the reactions in which a breakup of projectile into two or more fragments occur, जिसमें आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है वो एक या दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। Knockout reactions are those in which a single nucleon or a light cluster is removed from the projectile by a collision with the target. अब पीछे जो हमने पिकअप रिएक्शंस पढ़े थे वहां पे क्या था कि सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जो है वहां पे हम पिक कर रहे थे टारगेट न्यूक्लियस के अंदर से। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की बजाय आपके पास एक छोटा सा क्लस्टर से मुराद 2, 3 या 4 न्यूक्लियॉन्स पर मुश्तमिल एक न्यूक्लियस अगर हम उस टारगेट न्यूक्लियस में से अलग कर देते हैं तो उसको फिर हम नॉकआउट रिएक्शंस कहते हैं। यानी ये जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है न्यूट्रॉन, अगर ये इस बोरॉन में से सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन लेता है तो दे विल बी कॉल्ड पिकअप रिएक्शंस। लेकिन अगर ये इसमें से दो स्मॉल क्लस्टर्स सेपरेट आउट कर लेता है, मतलब इसने बोरॉन को क्या किया, एक ट्राइटॉन में और 2 हीलियम पार्टिकल में, मींस लाइट क्लस्टर्स में, लाइट न्यूक्लियाइज में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इन रिएक्शंस को हम नॉकआउट रिएक्शंस कहेंगे।